स्टार्ट करो उसमें टीचर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। एनसीजीएम ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ से मुनक़िद किए गए इस ऑनलाइन क्लास में तमाम ऑफिसरान, मोहतरम सीएनओ साहब, तमाम एक्सपर्ट टीचर्स और अपने तमाम ही प्यारे बच्चों का मैं इस्तकबाल करती हूँ। बच्चों, आज का हमारा मजमून है साइंस। हमारी बीट ऑफिसर हैं मोहतरमा आरफा सलीम शेख साहिबा, हेड मिस्ट्रेस शेख शाहिदा मोहम्मद आसिफ, और मैं हूँ आपकी मौलमा अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस फ्रॉम संजय नगर म्यूनसिपल उर्दू स्कूल नंबर 2। प्यारे बच्चों, आपकी किताब का नाम है जनरल साइंस 7वीं जमात। आज हम चैप्टर नंबर 14 अनासिर, मुरक्कबात और आमेज़े, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, इस सबक का दूसरा हिस्सा सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि इस लेसन को समझने के बाद आपके अंदर क्या तब्दीली आएगी, आमोजिश के माहसल क्या होंगे। तो जब आप ये सबक कंप्लीट कर लोगे आज, तो आप सीख जाओगे कि आमेज़ा किसे कहते हैं, आप ये बता सकोगे। आमेज़े के अज्जा अलग करने के मुख्तलिफ तरीके कौन से हैं, इसके बारे में आप जान लोगे। अमल कशीद किसे कहते हैं, तफरीकी तरीका, मरकज़ गुरेज का तरीका, लोन निगारी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों, आप लोगों ने इस सबक का पहला हिस्सा कल नाजरीन टीचर के ज़रिए पढ़ चुके हो। आज मैं आप लोगों को इस सबक का अगला हिस्सा पढ़ाने वाली हूँ। तो पिछले सबक के लिए हम कुछ इयादे के सवालात करते हैं। आप लोगों को बताना है कि आप लोगों ने कल पढ़ा कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी धातुओं का इस्तेमाल करते हैं। हमारे घर में, है ना, डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी धात का इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोगों को बताना है कि मुख्तलिफ धातें, आप लोग कौन सी धातुओं का इस्तेमाल करते हो। कौन सी धातुओं का इस्तेमाल करते हो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में, है ना। अम्मी जो है सोना पहनती हैं, चांदी, सोना, लोहा, पीतल, बहुत सारे बर्तन हमारे घर में हैं धातुओं के। तो ये सब धातें हैं, ठीक है बच्चों। और अब बताइए कि हवा में कौन-कौन से अनासिर होते हैं। हवा जो हमारे अतराफ मौजूद है, तो इसमें कौन-कौन से अनासिर होते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे मेन जिससे हम सांस लेते हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी है, ऑक्सीजन, है ना। हवा में ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। हवा जो है वो मुख्तलिफ गैसों का आमेज़ा है। तो अब आप लोगों को बताना है कि बताइए तो भला कि पानी जलने में मदद करने वाला अंसुर कौन-सा है? जब आग जलती है, तो आग जलने में मदद करने वाला जो अंसुर है वो क्या है? आपको पता है क्या? आग जलने में मदद करने वाला जो अंसुर है वो है ऑक्सीजन। क्या है वो? ऑक्सीजन। क्या पानी जलने में मदद करता है? पानी किस काम आता है? जब आग लग जाती है तो हम पानी का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? पानी का इस्तेमाल हम आग बुझाने के लिए करते हैं, है ना? तो पानी जो है ये एक मुरक्कब है। आप लोगों ने कल मुरक्कब के बारे में पढ़ा कि 2 या 2 से ज़्यादा अनासिर के कीमियाई मिलाप से क्या बनता है? मुरक्कब बनता है। तो पानी जो है ये एक मुरक्कब है। पानी में ए एक ऑक्सीजन का अंसुर होता है और हाइड्रोजन का 2 अंसुर होता है। हाइड्रोजन के 2 अनासिर और एक ऑक्सीजन का अंसुर मिलकर पानी ये मुरक्कब बनता है। अब देखिए बच्चों, आप लोगों को हाइड्रोजन जो है ये क्या होता है? एहतराक पज़ीर है, इसलिए ये खुद जलती है ना? जब आग लग जाती है तो हम आग बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पानी जो है वो किन चीज़ों से मिलकर बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है।
अब हाइड्रोजन की अगर हम खसूसियत देखेंगे तो हाइड्रोजन जो है वो एहतिराक पजीर है, इसलिए खुद जलती है, और जो ऑक्सीजन है वो जलने में मदद देती है। लेकिन इन दो अनासिर के मुरक्कबात से बना हुआ मुरक्कब पानी आग बुझाने में मदद करता है। यानी मुरक्कब की खसूसियात उसमें मौजूद अनासिर की खसूसियात से मुख्तलिफ होती हैं। देखिए, अब जब दो अंसुर जो मिलते हैं, मुरक्कब जब लिखते हैं, जब उनका नाम लिखा जाता है मुरक्कब का, तो उस वक़्त अनासिर की मुख़फ़्फ़फ़ शक्ल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप लोगों ने कल देखा कि अंसुर के जो है वो मुख़फ़्फ़फ़ लातीनी ज़बान में जो उनके नाम हैं, तो उनके जो मुख़फ़्फ़फ़ है, स्टार्टिंग के जो लेटर हैं, उनको कैपिटल लेटर में लिखकर उसका मुख़फ़्फ़फ़ लिखा जाता है ना? जैसे कि नाज़रीन टीचर ने कल बताए थे आप लोगों को कि एचएम हेड मिस्ट्रेस या हेड मास्टर को एचएम लिखते हैं, है ना? तो इसी तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का जो आइटम है, उसे हम यहाँ पर H से ज़ाहिर करेंगे। अब 2 हाइड्रोजन हैं, इसलिए हमने यहाँ पे हाइड्रोजन की अलामत लिख कर 2 लिखा। इसी तरीके से जो पानी का ज़ाब्ता रहेगा, सालमी ज़ाब्ता, उसमें 1 ऑक्सीजन है। 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो उसका जो ऑक्सीजन का जो लेटर है वो O है, इसलिए 1 ऑक्सीजन है, इसलिए हम सिर्फ़ O लिखेंगे। बराबर H2O, यानी कि पानी का सालमी ज़ाब्ता किस तरह बना कि मुरक्कब में शामिल अनासिर की अलामतें और उनके जवाहर की तादाद की मदद से मुरक्कब को लिखा जाता है, और यही उस मुरक्कब का सालमी ज़ाब्ता कहलाता है। तो बच्चों, आप लोगों को याद रखना है कि किसी भी मुरक्कब का सालमी ज़ाब्ता जो है वो उसमें मौजूद अंसुर की तादाद को मिलाने के बाद जो अ नंबर या अदद मिलेगा, वही उस मुरक्कब का क्या रहेगा, सालमी ज़ाब्ता रहेगा। यहाँ पे हमने पानी का सालमी ज़ाब्ता देखा, अब आगे हमको क्या करना है, मालूमात हासिल करना है और एक जदोल बनाकर उसमें मालूमात को फिल करना है। देखिए, आपकी किताब में पेज नंबर 96 पर एक जदोल दी हुई है। नमक, फिटकरी, नीला तूतिया, नौसादर, खाने का सोडा, चॉक, खरिया, धोने का सोडा जैसे मुख्तलिफ मुरक्कबात के सालमी ज़ाब्ते और मुरक्कबात में मौजूद अनासिर के नाम लिखिए। इतने तमाम आप लोगों को मुरक्कब दिए हुए हैं और एक जदोल दी हुई है। जदोल में पहले कॉलम में है मुरक्कब, उसमें शामिल अनासिर, ज़ाब्ता व जौहर की तादाद, सालमी ज़ाब्ता और मखसूस मालूमात। ये इतने कॉलम दिए हुए हैं आप लोगों को, और आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है। पानी के बारे में मालूमात आपको किताब में दी हुई है, और बाकी तमाम मुरक्कब के बारे में आपको मालूमात हासिल करना है और लिखना है। तो मैं आपको जो स्क्रीन पर बता रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ताकि आप लोगों को लिखने में आसानी हो। तो पहला मुरक्कब हम देखेंगे पानी। पानी में कौन से अंसुर शामिल हैं? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम यानी 1 अंसुर है। तो उसका सालमी ज़ाब्ता बना H2O। अब पानी की मखसूस ख़ुसूसियत क्या है? उसके बारे में मालूमात क्या है? तो ये पानी जो है ये मुरक्कब है, माए हैं, आग बुझाने में मदद करता है। और पानी की बहुत सारी ख़ासियत है जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं और हमें पता भी नहीं होता, है ना? तो पानी जो है वो हमारे ज़िंदगी के लिए अशद ज़रूरी शय है। उसके बाद है नमक। नमक जो है हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने खाने में शामिल करते हैं। अगर नमक ना डालें या कभी भूल हो जाती है घर में अम्मी या बहनों को डालने से, तो क्या होता है, खाने में मज़ा ही नहीं आता है ना? हमको खाना अच्छा ही नहीं लगता, बहुत सारे लोग तो खाना ही नहीं खाते हैं। तो नमक भी जो है वो बहुत ज़रूरी मुरक्कब है जो हमारी रोज़मर्रा डे टू डे लाइफ़ में शामिल है। तो नमक में जो शामिल अनासिर हैं वो है सोडियम और क्लोरीन। सोडियम यानी कि Na का 1 एटम 1 अंसुर है और क्लोरीन का जो अंसुर है वो भी 1 है। इसका सालमी ज़ाब्ता बनेगा NaCl। क्या बनेगा? आप लोगों को रिपीट करना है ताकि आप लोगों की भी ज़बान ज़द हो जाए। नमक का सालमी ज़ाब्ता है NaCl। रिपीट करेंगे बच्चे लोग। उसके बाद नमक जो है वो ग़िज़ा की तैयारी में इस्तेमाल होता है और ग़िज़ा के लिए तहफ़्फ़ुज़ी शय है। यानी हम जब किसी शय को बहुत दिनों तक महफ़ूज़ करना चाहते हैं, जैसे अचार, मुरब्बे वग़ैरह बनाते हैं, तो उसमें हम नमक डालते हैं ताकि जो शय है वो ज़्यादा दिनों तक महफ़ूज़ की जा सके। उसके बाद तीसरा मुरक्कब है फिटकिरी। फिटकिरी का इस्तेमाल भी हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते हैं। फिटकिरी में जो शामिल अनासिर हैं वो पोटाशियम, एल्यूमीनियम, सल्फ़र और ऑक्सीजन। फिटकिरी का सालमी ज़ाब्ता है K2SO4
Al2SO4 324H2O, बड़ा लंबा चौड़ा ज़ाब्ता है। इसके अंदर पोटाशियम यानी कि के 2 एटम है पोटाशियम के, एल्यूमीनियम के 2 एटम हैं, सल्फर यानी कि गंधक के 4 एटम हैं और हाइड्रोजन इसके 48 यानी 48 अंसुर इसमें शामिल हैं और ऑक्सीजन के जो हैं वो 40 अंसुर इस मुरक्कब में होते हैं। इस मुरक्कब का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? सबसे पहले तो ये क्या है, फिटकिरी जो है दवाओं में इस्तेमाल की जाती है और पानी को साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये जरासीम कुछ भी है, यानी पानी जब गंदा होता है, पानी की टंकी बड़ी-बड़ी जो जहाँ से हमें पानी सप्लाई किया जाता है, वहाँ पर टंकियों में भी फिटकिरी डालकर पानी को साफ करने का काम किया जाता है। तो ठीक है बच्चों, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारा मुरक्कब है नीला तूतिया। नीला तूतिया ये आप लोगों ने देखे होंगे, ब्लू रंग का होता है। इसको कहेंगे कॉपर सल्फेट भी कहेंगे। इसमें जो है कौन से अंशु शामिल होते हैं? ऑक्सीजन, कॉपर यानी कि तांबा, सल्फर यानी कि गंधक। अब इसके अंदर जो जौहर है उनकी तादाद कितनी है? तो कॉपर यानी तांबे की तादाद है 1, सल्फर गंधक की तादाद है 1 और ऑक्सीजन के जो है वो 4 अंसुर इसमें शामिल है। अंसुर और एटम एक ही होता है, ठीक है? तालमी ज़ाब्ता यहाँ पे बनेगा CuSO4 5H2O। सल्फर नीला तूतिया जो है वो कॉपर सल्फेट जरासीम कुश के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी कि ये जरासीम को ख़त्म करने का काम करता है। रंगों में फफूंद को ख़त्म करने के लिए करते हैं। देखिए जो फंगल इन्फेक्शन नाम की जो बीमारी है, स्किन डिसीज़ है, तो उसमें जो मुख्तलिफ़ किस्म के मरहम और जो बनाया जाता है लिक्विड यूज़ करने के लिए, उसके अंदर कॉपर सल्फेट जो है वो ज़्यादा मिकदार में होता है क्योंकि ये फफूंद को और जरासीम कुश के तौर पर काम करता है, इसलिए नीला तूतिया जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के मरहम बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम देखेंगे नौसादर। नौसादर को कहेंगे अमोनियम क्लोराइड। इसका शामिल अंसुर हैं इसमें अमोनिया और क्लोरीन। अमोनिया का 1 अंसुर इसमें शामिल है, हाइड्रोजन के 4 एटम और क्लोरीन के 1 एटम इसमें शामिल होते हैं। इसका सालमी ज़ाब्ता है NH4Cl। क्या है इसका सालमी ज़ाब्ता? NH4Cl। खाद की तैयारी में, अब इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड का खाद की तैयारी में किया जाता है, बर्तनों की कलई में। जो हमारे घर में पुराने बर्तन हो जाते हैं तांबे और पीतल को, तो उसको कलई दी जाती है ताकि वो साफ-सुथरे और चमकदार बन सकें, तो बर्तनों को कलई देने में इसका इस्तेमाल किया जाता है और दवाओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पे जो मुरक्कब हैं, उनका सालमी ज़ाब्ता और उनके इस्तेमाल भी आपको याद रखने हैं। तो आप लोग इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेकर रखेंगे ताकि आप लोगों को काम आए या फिर ज़रूरत पड़ने पर आप वापस से उस मालूमात को रिपीट कर सको। उसके बाद आगे का मुरक्कब है खाने का सोडा। खाने का सोडा हम हमारे घर में भी इस्तेमाल करते हैं, है ना? इसके अंदर कौन से अंशु शामिल हैं? तो सोडियम है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। सोडियम का 1 एटम है, हाइड्रोजन का 1 एटम, कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन का 3 एटम है। इसका सालमी ज़ाब्ता है NaHCO3। रिपीट करेंगे बच्चों, क्या है इसका सालमी ज़ाब्ता? NaHCO3। इसका इस्तेमाल जो है वो बेकरियों में केक बनाने में, बावर्ची खाने में, आग बुझाने के आले में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए जब हम घरों में रगड़ा या चना चाट वगैरह बनाते हैं, तो उसको गलाने के लिए हम खाने का सोडे का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जल्द से जल्द गल जाए। ठीक है? आगे का हमारा मुरक्कब है चॉक, जो हम लिखने के लिए ब्लैक बोर्ड पर यूज़ करते हैं चॉक या उसको बोलेंगे खरिया। तो इसमें शामिल अंसुर जो है कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन। कैल्शियम का 1 एटम, कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन के 3 एटम इसमें शामिल होते हैं। इसका सालमी ज़ाब्ता है CaCO3। क्या है सालमी ज़ाब्ता? CaCO3। आपको रिपीट करना है ताकि आप लोगों को याद हो सके। अब इसकी जो ख़ास मालूमात है, इसकी ख़ुसूसियत है कि ये तामीरी कामों में इस्तेमाल किया जाता है, सीमेंट की तैयारी में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं सबक की जानिब। आमेज़ा, है ना? अब रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम बहुत सारे आमेज़ों का इस्तेमाल करते हैं। आमेज़े को इंग्लिश में कहेंगे मिक्सचर। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को तस्वीर में दिखाया गया है, क्या है ये? बोलो जल्दी, शरबत है। अब यहाँ पे हम शरबत बनाने का तरीका देखेंगे, क्योंकि ये आप लोगों को किताब में अमल के ज़रिए करके बताना है, तो
क्या करेंगे हम, पहले पानी लेंगे, ग्लास में पानी डालेंगे, जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए शरबत बनाने के लिए उतना पानी लेने के बाद हम शक्कर लेंगे। अलग-अलग तरीके से मुख्तलिफ फ्लेवर के हम शरबत बना सकते हैं। हमें हमारी पसंद के मुताबिक हम बना सकते हैं, है ना? लींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लींबू शरबत बना सकते हैं। गर्मियों में हम मुख्तलिफ किस्म के शरबत का इस्तेमाल करते हैं। पानी में शक्कर घोलने के बाद चमचे से हम उसको हिलाएँगे। अब देखिए यहाँ पर पानी जो है वो महलूल है और जो शक्कर हम डाल रहे हैं उसमें वो मुनहिल है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे। अब फ्लेवर डालने के लिए शरबत में हम कोई भी रूह अफ़ज़ा या जो भी हमारे पास सिरप मौजूद है, वो हम उसमें मिक्स कर सकते हैं या फिर हम लीमू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ तरीकों से आप शरबत बना सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्या ज़ायके में तब्दीली हुई, ऊपर जो हमने अमल किए हैं, शरबत बनाए हैं, उसके अंदर हमने क्या डाले, शक्कर डाले हैं, फ्लेवर के लिए कुछ सिरप डाले हैं और पानी का इस्तेमाल किए हैं। इन 3 चीज़ों के को मिला देने से क्या बन गया? शरबत बन गया। यानी शरबत जो है वो एक आमेज़ा है, उसमें हमने कोई कीमियाई अमल नहीं किए हैं। आगे हम देखेंगे भेल बनाइए। अब देखिए हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में चाट बड़े शौक से खाते हैं, है ना? सूखी, गीली चाट दोनों किस्म की होती है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक और एक्टिविटी करनी है, अपने घर में जो भी सामान आपके पास अवेलेबल है, उसका इस्तेमाल करके आपको भेल बनाना है। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें स रखी हुई है, सेव है, मुरमुरा है, हरी चटनी है, लाल चटनी है, फिर कैरी के छोटे-छोटे पीसेस कट करके रखे हुए हैं, पुदीना है, टमाटर है, कोतमीर है और अगर हमें उसमें कुछ दालें डालनी है तो वो उबली हुई दालें हैं। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम क्या बनाएँगे? भेल बनाएँगे। अब भेल जो है वो हम सूखी भी बना सकते हैं और गीली भी बना सकती है। गीली किस वजह से बनाएँगे? जब उसमें हम गीली चटनी डालेंगे, लाल चटनी या हरी चटनी तो वो गीली भेल बन जाएगी, है ना? सम तमाम बच्चों को खाने-पीने की चीज़ें तो बहुत पसंद होती हैं और बहुत सारे कोई मुँह में तो पानी भी आ रहा होगा इसको देखकर। तो ये जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में चाट, भेल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ये क्या है? ये एक आमेज़ा है, मुख्तलिफ़ चीज़ों के मिलाने से, मुख्तलिफ़ मुरक्कब या अनासिर के मिलाने से मिलाप से क्या बना? आमेज़ा बना। भेल जो है वो एक आमेज़े की मिसाल है। तो आप लोगों को समझ में आया कि आमेज़ा कैसे बनता है? मुख्तलिफ़ अनासिर या मुख्तलिफ़ मुरक्कबात को एक साथ जब हम मिला देते हैं, तो क्या बनेगा? आमेज़ा तैयार होता है और आमेज़े के मुख्तलिफ़ अज्ज़ा का तनासुब मुतय्यन नहीं होता। यानी इसमें कोई भी तादाद फ़िक्स नहीं होती कि बी मुरमुरे को इतना पाव किलो ही मुरमुरा डा जाना चाहिए, बल्कि हम हमारे टेस्ट के हिसाब से उसमें चीज़ों को शामिल करते हैं, है ना? तो इसमें अज्ज़ा का तनासुब जो है वो मुतय्यन नहीं होता। आमेज़ा तैयार होते वक़्त किसी किस्म की कोई कीमियाई तब्दीली हुई क्या? हमने उसे गर्म किया या फिर कोई और शय की वज़ह से कोई कीमियाई तब्दीली आपको होते हुए दिख रही है? नहीं, बल्कि सिर्फ़ हमने तमाम चीज़ों को शामिल करके मिक्स कर लिया है और हमारा जो भेल या शरबत है वो तैयार हो गया। तो आमेज़ा बनते वक़्त नया मुरक्कब भी तैयार नहीं होता, कीमियाई अमल नहीं हुआ यानी कि नया मुरक्कब नहीं बना, बल्कि जो चीज़ हमारी बनी है भेल और शरबत ये आमेज़ा है। तो आप लोगों को याद रखना है कि आमेज़ा में कीमियाई अमल बिल्कुल भी नहीं होता है और नया मुरक्कब भी तैयार नहीं होता है। अब आप लोगों को बताना है बच्चों कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले आमेज़े कौन-से हैं? अभी 2 की मिसाल तो हमने यहाँ पे अमल करके देखे, एक शरबत बनाए हमने, एक भेल बनाए, ठीक है? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, तो बताइए भला और कौन-कौन से आमेज़े हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं? हाँ? हम चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, है ना? फ़ालूदा खाते हैं या फिर जो धातों में अगर देखेंगे तो मखलूत जो धात होती है, फ़ौलाद, पीतल, ये तमाम चीज़ें जो है, ये तमाम जो है वो आमेज़े की मिसालें हैं। और भी आप लोग देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा अनासिर या मुरक्कबात शामिल होते हैं, और उसपे कीमियाई अमल नहीं होता, नया मुरक्कब तैयार नहीं होता, तो वो कहलाएगा आमेज़ा। ठीक है बच्चों? अब दूसरा सवाल आपको देना है कि क्या सारे आमेज़े हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं क्या? बहुत सारे आमेज़े हैं। तो क्या सारे आमेज़े हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं?
जी नहीं, सारे आमेज़े हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होते, जैसे मिलावट वाली ग़िज़ाएँ, है ना? दवाएँ, ज़हर आलूद ग़िज़ाई अज्जा हमारे लिए नुकसानदा साबित होते हैं। आजकल जो है वो बहुत सारी ग़िज़ा में मिलावट की जाती है, ग़िज़ा में मिलावट ये हमने 5वें सबक में पढ़ चुके हैं, है ना? ग़िज़ाई अशिया में मिलावट, ग़िज़ाई अशिया की हिफ़ाज़त में, तो ग़िज़ा में बहुत तरीके की मिलावट की जाती है, तो वो आमेज़े की ही मिसाल है और तमाम आमेज़े जो है, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होते हैं। आगे का सवाल है कि रवा, नमक और लोहे के बुरादे के यकजा आमेज़े से हर एक जुज़ किस तरह अलहदा करेंगे? अब देखिए यहाँ पे हमें बताया है एक आमेज़ा है, जिसमें रवा है, नमक है और लोहे का बुरादा है। अब इस आमेज़े के अज्जा हमें अलग करने हैं, किस तरह करेंगे भला सोचो? कर सकते हैं ना हम आमेज़े के अज्जा अलग कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे हम? आमेज़े के अज्जा अलग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रवा, नमक और लोहे के बुरादे को एक मुसत्ते ज़मीन पर या फिर कोई टेबल पर फैला देंगे, ठीक है? और फिर उस पर से मक़नातीस घुमाएँगे। अब आप लोगों को मालूम है मक़नातीस जो है वो मक़नातीसी अशिया को कशिश करता है, तो जो लोहा है वो मक़नातीस से चिपक जाएगा और हमारा जो आमेज़ा है, उसमें से पूरा लोहे के बुरादे अलग हो जाएँगे और सिर्फ़ रवा और नमक का आमेज़ा बाकी बचेगा, ठीक है? फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो रवा और नमक का आमेज़ा रहेगा, उसमें हम पानी मिला देंगे। अब पानी तो नमक तो पानी में हल हो जाता है ना? हम नमक को पानी में हल हो जाएगा और उस तरीके से नमक पानी में हल होने के बाद हम जो आमेज़ा रहेगा, उसको तक़दीरी कागज़ की मदद से छान लेंगे। अब जब तक़दीरी कागज़ की मदद से छान लेंगे, तो नमक मिला हुआ पानी अलग हो जाएगा और तक़दीरी कागज़ पर रवा जो है, वो अलग हो जाएगा, क्योंकि रवा तो पानी में हल-पज़ीर नहीं है। इस तरीके से रवा अलग हो जाएगा और फिर अब नमक का जो पानी है, उसको हम क्या करेंगे, नमक के महलूल को हम नमक हासिल करने के लिए उससे कशीद का अमल करेंगे। क्या करेंगे हम? कशीद का अमल। अब ये जो अमल है, ये आप लोगों को आगे तफ़सील से बताएँगे। अभी सिर्फ़ ये हमें तलाश करना है कि रवा, नमक और लोहे के बुरादे से हम किस तरह आमेज़े के अज्जा को अलग करेंगे। तो इस तरीके से न नमक के महलूल से अमल कशीद के ज़रिए हम नमक भी अलग करेंगे, तो हो गया हमारा तीनों जो अज्ज़ा थे, आमेज़े के रवा, नमक और लोहा, ये तमाम तीनों अज्ज़ा अलग-अलग हमें हासिल हो जाएँगे। ठीक है बच्चों? तो ये आप लोगों को सोचने के लिए था कि आप लोग कितना सोच सकते हैं कि हम क्या करेंगे। आगे हम देखेंगे कि आमेज़े के अज्ज़ा अलग करने के सादा और आसान तरीके। बहुत सारे आप लोगों को पता भी हैं, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है अलग करते रहते हैं। आपको याद होगा कि हमारी रोज़मर्रा ग़िज़ाई अशिया में गैर ज़रूरी अशिया शामिल हो जाती हैं, है ना? जैसे कि अगर हम गेहूँ खरीद कर लाए बाज़ार से, तो उसमें हमें बहुत सारी मिट्टी और कंकर के छोटे-छोटे टुकड़े दिखाई देते हैं। फिर हम उसको चुनते हैं ताकि आटा जो है हमारा अच्छा साफ-सुथरा पीसे जाए और उसमें मिट्टी शामिल ना हो। तो ये जो गेहूँ में पत्थर और लकड़ी की जो मिलावट होती है, उसे हम मिलावट कहते हैं। मिलावट भी आमेज़े की जो है वो एक मिसाल है। तो हम यहाँ पर देखेंगे आमेज़े के अज्ज़ा अलग करने के मुख्तलिफ सादा और आसान तरीके। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को देखना है तस्वीर में और मुझे बताना है कि ये कौन-कौन से तरीके हैं आमेज़े के अज्ज़ा अलग करने के? देखिए यहाँ पे एक शख्स जो है वो छलनी से कुछ छान रहा है, फिर दूसरी तस्वीर में जो है वो चुनने का अमल किया जा रहा है ना? अ, अनाज से पत्थर कंकर अलग किए जा रहे हैं। फिर ये तीसरी तस्वीर में जो है वो एक औरत जो है वो फटकने का काम कर रही है, कि जो अनाज है उसमें बहुत सारे लकड़ी के टुकड़े और जो अनाज के ऊपर जो कवर होता है, वो अलग करने का काम जो है वो फटकने के ज़रिए किए जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा हवाएँ चलती हैं तो इस वक़्त क्या करते हैं किसान जो अनाज होता है उसको साफ़ करने के लिए एक ऊँची जगह पर खड़े हो जाते हैं और वहाँ से अनाज को एक सुपड़े की मदद से जो है वो नीचे फेंका जाता है, गिराया जाता है और हवाएँ जो है वो उसके अंदर के जो कचरा होता है, लकड़ी के टुकड़े होते हैं उसको अलग कर देते हैं और अनाज जो है वो साफ़-सुथरा नीचे गिरता है। इस तरीके से जो अनाज अलग करने का काम किया जाता है। इसी तरीके से ये इस तस्वीर में देखिए आप लोगों को इसमें तक़तीर करने का काम किया जा रहा है। तक़तीर का अमल बताया गया है, अमल तक़तीर। उसके बाद इस तस्वीर में आप देखिए कि यहाँ पे जो मक्खन या दही है उसको बलौने का काम किया जा रहा है। तो ये जो है वो आमेज़े के अज्ज़ा अलग करने के सादा और आसान तरीके हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं जो हम डे टू डे लाइफ़ में यूज़ करते हैं।
जैसे कि हैंड पिकिंग स्टोन्स फ्रॉम ग्रेन, जो ग्रेन या अनाज हम लाते हैं उसमें से हम जो है वो अपने हाथों से जो स्टोन्स और पत्थर के टुकड़े होते हैं वो हम अपने हाथों से चुनकर अलग करते हैं। इसी तरीके से हम ये थ्रेशिंग करते हैं। थ्रेशिंग का मतलब होता है फसल से अनाज अलग करना। एक कोई लकड़ी का टुकड़ा होता है, उसपे जो अनाज होता है उस फसल को उठा-उठा कर ऐसा-ऐसा पटका जाता है, तो उस वजह से जो उसके अंदर लकड़ी के टुकड़े होते हैं वो अलग हो जाते हैं और अनाज के टुकड़े जो है वो नीचे गिरते जाते हैं, तो इसको कहेंगे थ्रेशिंग। उसके बाद देखेंगे विनोइंग। विनोइंग जो है वो अभी मैंने पहले समझाया, उसे इंग्लिश में जो फटकना है उसको कहेंगे विनोइंग। तो ये अमल के ज़रिए भी अनाज से फसल से अनाज अलग किया जाता है। जब बहुत हवाएँ चलती हैं उस वक़्त ये अमल किया जाता है ताकि हवा जो है वो कचरे को बहा ले जाए और जो अनाज है वो नीचे साफ-सुथरा गिरता जाए। उसके बाद है सीविंग। सीविंग बोले तो छलनी करना, किसी भी शय को हम छलनी की मदद से छान कर अलग करते हैं। आमेज़े के अज्जा अलग करने के ये आसान से तरीके हैं। इसी तरीके से पेबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम सैंड बाय सीविंग, यानी छलनी के ज़रिए भी ये अमल किया जाता है, ये छलनी करने का ही एक तरीका है। इसमें क्या किया जाता है, जो रेत है, उसके जो बड़े-बड़े टुकड़े हैं, वो अलग किए जाते हैं। देखिए ये जो अमल यहाँ बताया गया है, ये हम लोग जब बचपन में देखा करते थे, कहीं घर वगैरह, इमारतें तामीर होती थी, तो इस तरीके से जो रेत के बड़े-बड़े टुकड़े हैं, उनको छान कर अलग किया जाता था और नीचे जो है वो बारीक रेत गिरती जाती थी। तो ये भी एक आमेज़े के अज्जा अलग करने के ये तमाम जो है वो आसान तरीके हैं। अब हम देखेंगे कि आमेज़े के अज्जा अलग करने के कुछ और तरीके, उसमें हम पहले देखेंगे आमाल कशीद, तफ़रीकी तरीका, मरकज़ गुरेज़ तरीका, लोन निगारी और अमल तसीद, ये भी एक तरीका है। ये जो है हम पिछली जमात में पढ़ चुके हैं। तो ये इतने तरीके हैं आमेज़े के अज्जा अलग करने के। ये थोड़े मुश्किल तरीके हैं, तो इसके बारे में हम अभी तफ़सील से मालूमात हासिल करेंगे एक-एक करके। ओके? आगे हम देखेंगे अमल कशीद, उसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्टिलेशन मेथड। क्या कहते हैं? डिस्टिलेशन मेथड। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को एक डायग्राम आप लोगों के सामने है। उसमें क्या होता है कि हमें यहाँ पे अमल करके भी देखना है, लेकिन हमारे पास इतने तमाम साइंसी आलात मौजूद नहीं हैं। इस वजह से हम सिर्फ समझ कर लेंगे कि एक गोल पेंदे वाली सुराही में थोड़ा नमक मिला हुआ पानी लीजिए। देखिए ये जो सुराही है ये गोल पेंदे वाली है, इसमें हमें नमक मिला हुआ पानी लेना है। शक्ल में दिखाए हुए तरीके से आलात को तरतीब दीजिए। और इस तरीके से हमें स्टैंड के ज़रिए इस सुराही को पकड़ कर रखना है और उसमें कंडेंसर लगाना है, कॉर्क में थर्मामीटर लगाना है और फिर उसके बाद इस सुराही से पानी जो टपकेगा उसमें हम वहाँ हमें तिकोनी फ्लास्क रखना है। इस तरीके से पूरा अरेंजमेंट हमें करना है। ये जो है साइंस की जो लैबोरेटरी होती है वहाँ पर ही ये अमल बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है क्योंकि वहाँ पे तमाम ऑपरेटर्स मौजूद होते हैं। हमारे पास इतने आलात मौजूद नहीं हैं, इसलिए हमें अभी सिर्फ समझ कर लेंगे कि हमें क्या करना रहेगा। और लोहे की जाली पर सुराही को रख कर महलूल गर्म कीजिए। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आग के कांटेक्ट में हमें सुराही को नहीं लाना है, बल्कि सुराही के नीचे हमें लोहे की जाली रखना है बर्नर के ऊपर और नीचे हमें बर्नर लगाना है। और ये जो आप यहाँ पे दिख रहा है, ये तिपाई है, ठीक है? यहाँ पे देखिए आप लोगों को बाकायदा एरो की मदद से तमाम आलात के नाम ज़ाहिर किए गए हैं, तो आप लोग यहाँ खुद भी पढ़ सकते हो। और ये जो लंबी सी एक टेस्ट ट्यूब जैसी नली दिख रही है, वो है मुकश्शफ़ा यानी कि कंडेंसर और ये है तिकोनी फ्लास्क और ये पानी की पाइप की नली है, ठीक है? अब क्या करेंगे हम तिकोनी फ्लास्क का मुशाहिदा करेंगे और नीचे से महलूल को गर्म करेंगे। अब जैसे ही हम यहाँ पे बर्नर शुरू करेंगे, पानी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, थर्मामीटर की तपिश पैमा की हमें रीडिंग भी नोट करना है। देखना है कि दर्जे हरारत कितना बढ़ रहा है और जब पानी उबलने लगेगा, तो हम देखेंगे कि पानी जो है वो भाप बनकर ऊपर उड़ेगा और ऊपर उड़ के उसको कोई रास्ता नहीं होने के वजह से वो इस पानी के जो काँच की नली है उसमें से गुज़र कर इस कंडेंसर से गुज़रेगा और यहाँ पर अमल तकसीफ़ का अमल होगा।
पानी की भाप जो है वो यहाँ पर ठंडी होगी और ठंडी होकर यहाँ पर पानी की कतरों में नीचे गिरेगी, कतरा-कतरा। देखिए यहाँ पे आप लोगों को जीआईएफ के ज़रिए दिखाया गया है कि पानी जब उबलने लगेगा, भाप बनेगी और भाप गुज़रकर इस नली से होती हुई इस कंडेंसर में आएगी। यहाँ पर पानी जो है वो ठंडा होगा, सॉरी भाप ठंडी होगी और कतरा-कतरा होकर पानी जो है इस तिकोनी फ्लास्क में जमा होता जाएगा। तो ये पूरा तरीक़ाकार है अमले कशीद का। सुराही में मौजूद नमक का महलूल हरारत की वजह से उबलने लगा और उससे पानी की भाप तैयार हुई। ये भाप कांच की तिरछी नली से गुजरते वक्त बाहर की हवा से ठंडी होकर माए में तब्दील होती है। तिकोनी फ्लास्क में गिरने वाले ये कतरे दरअसल सुराही में मौजूद नमक के महलूल का पानी है। अमल कशीद मुकम्मल होने के बाद सुराही की तह में नमक बच जाता है ना? पूरा पानी जो है भाप बनकर उड़ जाएगा, तो सुराही की तह में नमक जो है वो बाकी बच जाएगा और गैर खालिस अशिया को खालिस बनाने के लिए अमल कशीद का तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आया कि अमल कशीद का तरीका क्या होता है। गैर खालिस अशिया को खालिस बनाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है और ये जो पानी हासिल होगा हमें ये क्या कहलाएगा? कशीद किया हुआ पानी। क्या कहलाएगा ये? कशीद किया हुआ पानी। डिस्टिलेशन डिस्टिलेटेड वाटर। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि आइए गौर करें, क्या बादल से बरसने वाला पानी कुदरती तौर पर खालिस होता है? आप लोगों को बताना है कि बादल से जो बरसने वाला पानी है वो कुदरती तौर पर खालिस होता है क्या? बादल से बरसने वाला जो पानी है कुदरती तौर पर तो खालिस होता है ना? जब वो बरसता है नीचे ज़मीन पर आना शुरू होता है तब तक वो खालिस होता है, लेकिन ज़मीन तक पहुँचते-पहुँचते इसमें हवा की बहुत से नुकसानदा गैसें, गर्द-गुबार वग़ैरह शामिल हो जाते हैं और पानी को गैर खालिस बना देते हैं। तो आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखना है क्योंकि आपको ये सवाल पूछा गया है। आगे का हमारा दूसरा सवाल है, अमल कशीद में अशिया की किन खसूसियात का मुशाहिदा होता है? तो इसका जवाब है अमल कशीद में मुशाहिदा होता है कि अशिया का माए हालत में मखसूस नुक्ता जोश होता है और गैसी हालत में नुक्ता तकसीफ होता है। आगे हमारा तीसरा सवाल है, कशीद किए हुए पानी का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होता है? तो कशीद किया हुआ पानी खालिस होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल तहकीकी तजुर्बात में, तिब्बी कामों में, पीने और पकाने के कामों में होता है। आगे हम देखेंगे दूसरा जो हमारा तरीका है तफरीकी तरीका। तफरीकी तरीका के लिए हमें यहाँ पे भी बहुत सारे आलात की ज़रूरत है। एक दूसरे में हल ना होने वाले 2 मायात के आमेज़े को साकिन रखा जाए तो इनकी 2 तहें साफ नज़र आती हैं। इन मायात में जो माए वज़नी होता है वो नीचे रहता है और हल्का माए ऊपर तैरता है। इस ख़ुसूसियत का इस्तेमाल करके आमेज़े से 2 मायात अलग कर सकते हैं। अब इसके लिए भी हमें एक अमल करना है, पानी और मिट्टी के तेल का आमेज़ा लेना है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को तस्वीर में बताया गया है कि पानी और मिट्टी के तेल का आमेज़ा लेना है। ढक्कन वाली तफरीकी कैफ में डालिए। देखिए ये जो आप लोगों को ट्रायंगल जो दिखाई दे रही है कैफ है इसको क्या बोलेंगे? तफरीकी कैफ। क्या कहेंगे इसे? तफरीकी कैफ। तो इसमें हमें पानी और मिट्टी के तेल यानी रॉकेल का आमेज़ा डालना है। शक्ल में बताए गए तरीके से कैफ़ को ये जो है ये बर्तन इसको कैफ़ कहा गया है। तो कैफ़ को स्टैंड पर मज़बूती से लगाइए। इस स्टैंड की मदद से हमें इसको मज़बूती से लगाना है। कैफ़ में आमेज़े को साकिन होने दें और जो हमने यहाँ पे 2 लिक्विड पानी और रॉकेल डाला है, मिट्टी का तेल उनको हमें साकिन होने देना है। बगैर हिले हुए उस आमेज़े को हमें साकिन करना है। पानी नीचे रहता है क्योंकि पानी का वज़न ज़्यादा है और मिट्टी का तेल ऊपर हमें तैरता हुआ दिखाई देगा क्योंकि मिट्टी का तेल हल्का है। अब कैफ को साकिन ही रखते हुए इसका ढक्कन निकालिए। अब यहाँ पे हमें इस ऊपर के ढक्कन को निकाल देना है। कैफ की टोंटी खोलकर नीचे का पानी एक बीकर में जमा कीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक टोंटी दी हुई है। जब इसको हम लूज़ करेंगे तो पानी जो है वो नीचे बहना शुरू हो जाएगा और फिर पानी को हमें पूरा बीकर में जमा कर लेना है ना?
पूरा पानी बीकर में जमा होने के बाद कैप की टोंटी जो है हमें बंद कर देना है। जैसे ही ये पानी पूरा निकल कर बीकर में जमा हो जाएगा, रॉकेल सिर्फ बच जाएगा, तो हमें फौरन क्या करना है, टोंटी को कस देना है। ऐसा करने से मिट्टी का तेल और पानी अलग हो जाता है। देखिए बहुत आसान सा तरीका है, लेकिन हमें हमारे पास मखसूस आलात होना चाहिए इस अमल को करने के लिए, तो इसे कहेंगे सेपरेशन मेथड, तफरीकी तरीका। इसके लिए हमें हमारे पास तफरीकी कैप और स्टैंड, टोंटी, ये तमाम चीज़ों का आलात का होना ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, आगे हम देखेंगे मरकज़ गुरेज का तरीका। इसको कहेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या कहेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन। अब यहाँ पर आप लोगों को सेंट्रीफ्यूगेशन के 3-4 आलात यहाँ पे बताए गए हैं, बरकी मरकज़ गुरेज, मरकज़ गुरेज, सादा मरकज़ गुरेज, और अ, आगे हम इसको तफ़सील से देखते हैं। मेथड्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, बहुत सारे सेंट्रीफ्यूगेशन के तरीके हैं, जैसे कि एक हाथ से चलाने वाली मशीन होती है, जिसके ज़रिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए हम आमेज़े से ठोस ज़र्रात को अलग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो आदमी है वो अपने हाथ से सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन को सेंट्रीफ्यूग मशीन को घुमा रहा है, और घुमाने से जो टेस्ट ट्यूब जो नलियाँ हैं वो भी साथ में घूम रही हैं, और उसमें जो लिक्विड है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से लिक्विड से जो ठोस ज़र्रात हैं वो अलग हो रहे हैं। आगे हम और तफ़सील से देखते हैं मैनुअल सेंट्रीफ्यूग। देखिए यहाँ पर जो मशीन दी गई है ये हाथ से चलाने वाली मशीन है। अब जो हाथ से चलाने वाली जो मशीन होती है वो क्या है, बहुत लाइट वेट होती है, पोर्टेबल है, हम कहीं पर भी इसको ला ले जा सकते हैं, और इसमें कोई भी मेंटेनेंस नहीं होता। देखिए यहाँ पे एक डिस्क लगी हुई है, उसमें बहुत सारी टेस्ट ट्यूब नलियाँ डालने के लिए बहुत सारे बर्तन दिए हुए हैं, और यहाँ पर स्टैंड के ज़रिए ये हैंडल है, जब हम हैंडल को बहुत ज़ोर से घुमाते हैं, तो ये डिस्क भी उसकी वजह से घूमता है, और उसके अंदर जो बर्तन में हम टेस्ट ट्यूब रखेंगे, उसके अंदर जो लिक्विड होता है, वो भी तेज़ रफ़्तारी से घूमता है, और तेज़ रफ़्तारी से घूमने की वजह से क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स का इस्तेमाल होते हुए जो लिक्विड है, माएँ हैं, उससे ठोस ज़र्रात जो है वो अलग होते हैं। हम इसका इस्तेमाल रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी करते हैं। इस मशीन का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हम हमारे घर में रोज़ाना मिक्सर इस्तेमाल करते हैं, वो भी सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स की एक मिसाल है। इसी तरीके से जब ब्लड टेस्ट हम कराते हैं, तो वहाँ पे लेबोरेटरी में क्या करते हैं, ब्लड से मुख्तलिफ अज्जा को अलग करने के लिए भी सेंट्रीफ्यूगल मशीन का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सेंट्रीफ्यूग मशीन यहाँ पे आप लोगों को बताई गई है। ये इलेक्ट्रिक यानी बर्क से चलने वाली मशीन है। यहाँ पर देखिए बीच में एक डिस्क है, बहुत सारे टेस्ट ट्यूब रखने के लिए यहाँ पर नलियाँ बनी हुई हैं, और जब हम इसके अंदर टेस्ट ट्यूब फिक्स कर देते हैं, ढक्कन बंद करने के बाद जब हम इसे ऑन करेंगे तो ये बहुत तेज़ी से तेज़ रफ़्तारी से घूमता है, और उस घूमने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स का इस्तेमाल होते हुए लिक्विड से जो है वो ठोस जो है वो अलग हो जाते हैं। तो गदला पानी, रोशनाई, छाछ, खून, दूध, ये सब माएँ और ना हल पज़ीर ठोस के आमेज़े हैं। गदला पानी कुछ देर साकिर रहने पर इसमें मौजूद मिट्टी के ज़र्रात आहिस्ता-आहिस्ता तह में बैठने लगते हैं। रोशनाई वगैरह आमेज़े को अगर साकिन भी रखा जाए तो उनके ना हल पज़ीर ज़र्रात तह में नहीं बैठते, क्योंकि इस तरह के आमेज़ों में ठोस के ज़र्रात बारीक और हल्के होने की वजह से माए में चारों तरफ यकसा तौर पर फैलते हैं। तो छानने या निथारने से ये अलग नहीं किया जा सकता। तो आमेज़े से इस किस्म के ठोस ज़र्रात किस तरह अलग किए जाएँ, तो इसके लिए तजुर्बा गाने माए और ठोस अलग करने के लिए मरकज़ गुरेज़ आला यानी कि सेंट्रीफ्यूगल मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, और इसे ही मरकज़ गुरेज़ तरीका यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड कहते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। इस आले में पंखे की तरह तेज रफ्तारी से घूमने वाली एक कर्स होती है। इस कर्स के किनारों से इम्तिहानी नलियों को जोड़ने की सहूलत होती है। देखिए यहाँ पे इम्तिहानी नलियों को जोड़ने की सहूलत आप लोगों को यहाँ पे दिखेगी। तो कर्स से जुड़ी नलियां तेजी से घूमते वक्त माए में मौजूद जर्रात को कर्स के मरकज से दूर ढकेलने वाली कुव्वत पैदा होती है, जिसकी वजह से आमेजे के जर्रात तह में जमा हो जाते हैं और आमेजे से अलग हो जाते हैं, है ना। ज- तो
यहाँ पर जो आमेज़े से अज्जा अलग करने का ये भी एक बहुत जदीद तरीका है, जिसकी वजह से आमेज़े के अज्जा जो है वो अलग किए जा सकते हैं। जैसे अगर हम खून को इस तरीके से अलग करेंगे तो जो खून में मौजूद मुख्तलिफ रेड ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, प्लाज़्मा होते हैं, ये तमाम अज्जा जो है वो खून से अलग किए जा सकते हैं, इस मेथड की वजह से, सेंट्रिफ्यूगेशन मेथड की वजह से। ठीक है बच्चों? तो आगे हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे आप लोगों को बाकायदा बताया गया है कि इम्तिहानी नली में जो है वो माएँ मौजूद है और उसको जब हम इस कर्स में अंदर बर्तन डाल देंगे, तो वो बहुत तेज़ी से घूमेगा और घूमने की वजह से सेंट्रिफ्यूगेशन फ़ोर्स की वजह से लिक्विड से, माएँ से जो ठोस ज़र्रात हैं, वो अलग हो जाते हैं। आगे हम देखेंगे लोन निगारी का तरीका। तो लोन निगारी इसे कहेंगे क्रोमैटोग्राफी। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? क्रोमैटोग्राफी। एक ही माए में 2 या ज़्यादा अशिया कलील मिकदार में हल होती हैं, तो लोन निगारी के तरीके का इस्तेमाल करके उन्हें एक दूसरे से अलग किया जाता है। इस तरीके का इस्तेमाल दवाओं की तैयारी में, कारखानों, साइंसी तजुर्बा गाहों में नए अज्जा की तलाश के लिए, आमेज़े के अज्जा पहचानने और उन्हें अलग करने के लिए किया जाता है। अब देखेंगे हमें यहाँ पे क्या करना है, एक बीकर में थोड़ा पानी लेना है, बीकर पर ढक्कन रख देना है, एक तख्तीरी कागज़, ये बीकर है उसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और एक तख्तीरी कागज़ लेना है, लंबी पट्टी लेकर उसके एक सिरे से तकरीबन 2 सम की दूरी पर नीली रोशनाई का एक धब्बा लगाना है और इस कागज़ को पानी में खड़ा कर देना है। बीकर पर ढक्कन रखिए, कुछ देर बाद रोशनाई का धब्बा तख्तीरी कागज़ पर एक मुकर्ररा ऊँचाई पर चढ़ता हुआ दिखाई देगा। जैसे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को वीडियो में दिखाया गया है कि 3 स्याही के अलग-अलग कलर के धब्बे हैं और जैसे ही हम उस कागज़ को पानी में डुबोएँगे, तो हमें जो धब्बा है वो ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई देगा। देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया गया है ना? एक मुकर्ररा ऊँचाई पर चढ़ता हुआ दिखाई देगा। कुछ किस्म की रोशनाई में 2 या ज़्यादा अज्जा होते हैं। वो अज्जा अपने-अपने रंग में मुख्तलिफ ऊँचाइयों पर जमा होकर एक-दूसरे से अलहदा नज़र आते हैं। यही तजुर्बा कागज़ की बजाय चॉक का इस्तेमाल करके भी हम कर सकते हैं। देखिए, अक्सर हम क्या करते हैं, अगर इंक पेन यूज़ करते हैं, तो जब इंक हमारी कॉपी पर या किताब पर गिर जाती है गलती से, तो हम क्या करते हैं, फ़ौरन जाते हैं क्लासरूम में टेबल के पास टीचर के और वहाँ से चॉक माँग कर लाते हैं और उसे उस स्याही के धब्बे को हम एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, जज़्ब कर लेते हैं, है ना? तो यही जज़्ब करने की जो यहाँ पे क़ुव्वत, सलाहियत है, वो यहाँ पे हमें इस्तेमाल करना है। तो शय की 2 ख़ुसूसियत का इस्तेमाल इस तरीके में किया गया है। मुनहिल शय के ऊपर चढ़ने वाले मुहल्लिल में मुनहिल की हल पज़ीरी और साकिन तख्तीरी कागज़ से चिपके रहने की सलाहियत, ये 2 ख़ुसूसियत है। ये दोनों एक-दूसरे के मुखालिफ हैं और वो मुख्तलिफ मायात में मुख्तलिफ होती है। इस वजह से माए जुज़ तख्तीरी कागज़ के आखिरी सिरे तक ना जाते हुए किसी क कदर नीचे रहता है। देखिए यहाँ पे ये जो अ, कलर जो है वो ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये पूरा यहाँ तक नहीं गया बल्कि एक हद तक जाकर वो रुक जाता है। ठीक है? आगे हम देखेंगे मुख्तलिफ सवालात, साइंसी वजह बताना है। जल्दी-जल्दी बच्चों इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर रखो। सवाल है, मक्खन निकालने के लिए छाछ बलोई जाती है। तो बलौने का अमल एक तरह से अलग करने का अमल है। छाछ में मुकम्मल तौर पर मक्खन के ज़र्रात फैले रहते हैं। मरकज़ गुरेज़ तरीके से छाछ को बलौने पर मक्खन के ज़र्रात छाछ से अलग हो जाते हैं। पहले ये अमल हाथों की मदद से किया जाता था। देखिए ऐसे हंडी होती थी, उसके अंदर एक डंडा लगा रहता था और आप लोगों ने पुरानी फ़िल्मों में या किसी कहीं जगह देखे होंगे गाँव वगैरह में कि उस डंडे को औरतें जो है वो ऐसे धागे के रस्सी की मदद से उसको खींचते रहती थी। तो ये मरकज़ गुरेज़ तरीके का इस्तेमाल करके मक्खा छाछ से मक्खन अलग करने का तरीका है, लेकिन अब जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से मरकज़ गुरेज़ आला की मदद से मज़ीद आसानी के साथ हम मक्खन निकालने का काम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? आगे का सवाल है हमारा, लोन निगारी के तरीके में पानी कागज़ के सिरे तक चढ़ता है, जबकि आमेज़े के ठोस ज़र्रात कम ऊँचाई तक चढ़ते हैं। है ना? हमने देखा कि कागज़ जो है वो पूरा भीग जाता है, ऊपर तक पानी चला जाता है, लेकिन जो आमेज़े के ठोस ज़र्रात है, जो हमने इंक लगाई, स्याही का धब्बा लगाया, वो पूरा ऊपर ऊपर तक नहीं चढ़ा। क्यों ऐसा? तो एक ही माह में 2 या 2 से ज़्यादा अशिया कलील मिकदार में हल होती हैं, तो लोन निगारी के तरीके का इस्तेमाल करके उन्हें एक-दूसरे से अलग किया जाता है। इस अमल के लिए शय की 2 ख़ुसूसियत का इस्तेमाल किया जाता है। मुनहिल शय के ऊपर चढ़ने वाले मुहल्लिल में मुनहिल की हल पज़ीरी
और साकिन तकदीरी कागज से चिपके रहने की सलाहियत। ये अभी हमने पढ़ा है ना, ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं। वो मुख्तलिफ मायात में मुख्तलिफ होती हैं। पानी माए होने की वजह से तेजी से ऊपर चढ़ता है, जबकि पानी में हल पजीर अज्जा इतनी तेजी से ऊपर नहीं चढ़ते। ये अज्जा नम कागज से चिपके हुए रहते हैं, इसलिए माए जूज तकदीरी कागज के आखिरी सिरे तक चढ़ता है, पानी ऊपर तक चढ़ जाएगा और आमेजे के जो जर्रात यानी जो हमने इंक सियाही का इस्तेमाल किया वो कम ऊंचाई पर चढ़ते हुए हमें दिखाई देते हैं। आगे हम बढ़ेंगे कि सवाल है हमारा, मौसम गर्मा में पानी रखने के बर्तन पर बाहर से गीला कपड़ा लपेटते हैं। या फिर हमने देखा होगा जब हम गांव वगैरह के लंबे सफर पर जाते हैं तो हम बॉटल में पानी भर कर लेते हैं और उसके ऊपर टाट का कवर लगा देते हैं। या बहुत सारे लोगों की आदत ही होती है कि बॉटल के ऊपर जो है वो टाट का कवर जो है वो लोग सी देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? तो जो मौसम गर्मा में ज्यादा हरारत की वजह से गीले कपड़े का पानी भाप बनता है। भाप बनने के लिए वो कुछ हरारत पानी रखने के बर्तन से लेता है। इस तरह बर्तन में रखा हुआ पानी ठंडा रहता है, इसलिए मौसम गर्मा में पानी रखने के बर्तन पर बाहर से गीला कपड़ा लपेटते हैं। समझ में आई बात बच्चों आप लोगों के? आगे हम बढ़ते हैं। अमल कशीद का तरीका और तफरीकी तरीका में फ़र्क। आप लोगों को फ़ौरन इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखेंगे, क्योंकि जब आप मश्की सवालात हल करेंगे तो आप लोगों को इसका काम आएगा। अब हमें देखना है अमल कशीद का तरीका और तफरीकी तरीका में फ़र्क। तो महलूल में से मुनहिल को अलग करने के लिए अमल कशीद का तरीका इस्तेमाल किया जाता है ना? यहाँ पे हमने नमक का महलूल लिया था, तो नमक के महलूल से पानी निकालने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया गया। तफरीकी तरीका, इस तरीके में एक दूसरे में हल ना होने वाली दो मायात, है ना? पानी और रॉकेल, मिट्टी का तेल क्या एक दूसरे में हल होता है क्या? नहीं होता है। तो ऐसे दो मायात के आमेज़े से दोनों मायात को अलग किया जाता है। बहुत आसान है, आप लोग इसको मिसाल से याद रखो। हमारे कशीद के तरीके में नमक का महलूल लिए थे हमने और तफरीकी तरीके में पानी और मिट्टी के तेल का हमने महलूल लिए थे। अब इस अमल में हरारत की ज़रूरत होती है ना? इस अमल में हरारत की ज़रूरत होती है ना? हमने गोल फ्लास्क को नीचे से बर्नर की मदद से हरारत दी, पानी को उबलने दिया, तो इसमें हरारत की ज़रूरत होती है। और तफरीकी तरीके में हरारत की ज़रूरत नहीं होती। हमने सिर्फ़ तफरीकी कैफ़ का इस्तेमाल किया, उसमें पहले पानी डाला, फिर रॉकेल डाला और टोंटी की मदद से पानी को निकाल लिया और तफरीकी कैफ़ में जो रॉकेल है, मिट्टी का तेल है, वो बच गया। हमने यहाँ पे बिल्कुल हरारत नहीं दी। तो ये 2 ख़ास फ़र्क हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आमेज़ा और मुरक्कब में फ़र्क। देखेंगे हम आमेज़ा और मुरक्कब में फ़र्क। मुरक्कब के बारे में आपने कल पढ़े थे, लेकिन उसका फ़र्क आप लोग आज ही देख लीजिए। 2 आमेज़ा और मुरक्कब, 2 या 2 से ज़्यादा अनासिर या मुरक्कबात को एक-दूसरे से मिलाने पर आमेज़ा तैयार होता है। जैसे हमने शरबत बनाए, भेल बनाए और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आमेज़ा की मिसालें हैं। 2 या 2 से ज़्यादा अनासिर के कीमियाई मिलाप से बनने वाली शय मुरक्कब है, जैसे कि पानी, है ना? इसी तरीके से आमेज़े के मुख्तलिफ अज्जा का तनासुब मुतय्यन नहीं होता। हम अपनी पसंद के मुताबिक जितना चाहें मुख्तलिफ अनासिर उसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन मुरक्कब के मुख्तलिफ अज्जा का तनासुब मुतय्यन होता है। आमेज़ा बनते वक़्त किसी किस्म की कोई कीमियाई तब्दीली नहीं होती। हमने देखे हम भेल बनाए तो क्या कीमियाई तब्दीली हुई? नहीं हुई। मुरक्कब बनते वक़्त कीमियाई तब्दीली होती है। आमेज़ा बनते वक़्त कोई नई शय तैयार नहीं होती, है ना? कोई भी नई शय तैयार नहीं हुई, बल्कि हमने तमाम चीज़ों को मिक्स करके मिक्स किया और भेल बन गई। लेकिन मुरक्कब बनने पर नई शय तैयार होती है, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलने से पानी एक नया शय तैयार हुई, नई शय तैयार हुई। आमेज़े की मिसालें हैं हवा, शरबत, फ़ौलाद और मुरक्कब की मिसालें हैं नमक, शक्कर, पानी। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं। खाली जगह पुर करना है हमें यहाँ पर। तो हमारा सवाल है यहाँ, पहला सवाल, चीज़ जिससे बनती है साइंसी इस्तिलाह में इसे खाली जगह कहते हैं। अशिया कहते हैं, जिस चीज़ किससे बनती है उसे हम अशिया कहेंगे या मादा कहेंगे। साइंसी इस्तिलाह में क्या कहते हैं? कल बहुत अच्छे से आपने ये समझा है, तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए और जवाब दीजिए बच्चों कि चीज़ जिससे बनती है साइंसी इस्तिलाह में इसे खाली जगह कहते हैं। कोई बोलेगा या मैं बता दूं? 2 ही ऑप्शन है, अशिया और मादा। क्या कहते हैं?
बोलो। मादा कहते हैं। चीज जिससे बनती है साइंसी इस्तिलाह में इसे क्या कहेंगे? मादा कहेंगे। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो मादा रहेगा। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे देखिए, गैर खालिस माए अशिया को खालिस बनाने के लिए डैश तरीका इस्तेमाल किया जाता है। तफरीकी तरीका, अमल कशीद। बोलो जल्दी। गैर खालिस अशिया, गैर खालिस माए को खालिस बनाने के लिए, जैसे नमक का महलूल। अब नमक का महलूल हमने कैसे उसमें से पानी निकाला, कौन से तरीके से? वेरी गुड, अमल कशीद के जरिए। तो हमारा ऑप्शन जो है वो सेकंड ऑप्शन रहेगा, अमल कशीद। तीसरा सवाल है हमारा कि एक ही माए में दो या दो से ज्यादा अशिया कलील मिकदार में हल होती हैं तो खाली जगह के तरीके का इस्तेमाल करके उन्हें एक दूसरे से अलग किया जाता है। पहला ऑप्शन है लोन निगारी, दूसरा ऑप्शन है अमल कशीद। बोलो बेटा क्या आएगा? वेरी गुड, लोन निगारी। क्या जवाब आएगा हमारा? लोन निगारी। हाँ वेरी गुड, शाबाश बेटा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। घर काम, घर काम का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है। आमेजे के मुख्तलिफ अज्जा आसान तरीकों से किस तरह अलग किए जाते हैं? ये सवाल आपने समझे है, लेकिन आप लोगों को अब उसको लिख कर तहरीरी शक्ल में अपने टीचर को देना है। तो आमेजे के मुख्तलिफ अज्जा आसान तरीकों से किस तरह अलग कर सकते हैं, आपको मिसालें देना है। दूसरा सवाल है, रोजमर्रा जिंदगी में मरकज गुरेज तरीके का इस्तेमाल कहाँ और क्यों होता है? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और दोनों सवालात के जवाबात अच्छे से कॉपी में लिखकर अपने स्कूल के ग्रुप पर फॉरवर्ड करेंगे, टीचर से चेक कराएंगे। ओके ओके, वंडरफुल। आगे हमारा सबक यहीं पर खत्म होता है बच्चों। उम्मीद है आप लोगों को ये सबक समझ में आया होगा। कुछ सवालात के जवाबात अगर रह गए हैं तो आप अपने से हल करने की कोशिश कीजिए। ये सबक आपका कंप्लीट हो गया, तो उसके जो मश्की सवालात हैं उसके सवाल जवाब अपनी कॉपियों में तहरीर कीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अगले सेशन में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज टीचर।